हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर की एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का तीसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके बाद किस विषय का वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैं ऐसे करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। देखते हैं सॉरगम के बारे में। सॉरगम को बोला जाता है ज्वार, ठीक है। ज्वार आप लोग देखे होंगे, तो सॉरगम को ज्वार बोला जाता है। यह एक चारे वाली फसल है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ज्वार, जिसे ग्रेट मिलेट, इंडियन मिलेट, मीलो, दुर्रा और सैलू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए, ज्वार जो है सॉरगम को ग्रेट मिलेट के नाम से जाना जाता है, इंडियन मिलेट, मिलो, दुर्रा और सैलू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह घास के परिवार का एक अनाज वाला पौधा। देखिए, सबसे बड़ी बात आप लोग पॉइंट में याद रखिएगा कि जो हमारा सॉरगम यह घास के परिवार का एक अनाज वाला पौधा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था कि जो सॉरगम होता है इसे कई नामों से जाना जाता है, ग्रेट मिलेट, इंडियन मिलेट, मिलो, दुर्रा और सैलू। यह एक घास के परिवार वाला अनाज वाला पौधा है। इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं अब। तो सॉरगम का बोटेनिकल नेम होता है सॉरगम बाइकलर, सॉरगम बाइकलर या सॉरगम वल्गेयर, ठीक है। सॉरगम बाइकलर या सॉरगम वर्गेयर। इसकी फैमिली है ग्रेमिनी, ग्रेमिनी फैमिली या पोएसी फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 20। इसका ऑरिजिन है इथियोपिया। ज्वार का ऑरिजिन है इथियोपिया, ठीक है। पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, याद रखिएगा, कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। इसलिए इसमें जो पृथक्करण दूरी है वह कम से कम 400 मीटर रखी जाती है। जब हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं हाइब्रिड सीड का, तो इसका जो पृथक्करण दूरी है, आइसोलेशन डिस्टेंस, इसीलिए 400 मीटर दूर रखा जाता है, क्योंकि यह क्रॉस पॉलिनेशन भी करता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक बातें हो गई कि जो ज्वार है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रेट मिलेट, इंडियन मिलेट, मीलो, दुर्रा, सैलू। यह घास के परिवार का एक अनाज वाला पौधा है। इसका बोटेनिकल नेम होता है सॉरगम बाइकलर या सॉरगम वल्गियर। इसकी फैमिली ग्रेमिनी। क्रोमोसोम नंबर 2n/20। हमने देखा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे इसका पूर्वज। तो देखिए, ज्वार के पूर्वज कौन है? तो प्रोजिनेटर ऑफ सॉरगम, प्रोजिनेटर ऑफ सॉरगम मतलब ज्वार के पूर्वज। तो यस अरुंडिनेसियम, एस अरुंडिनेसियम इसके पूर्वज हैं, ज्वार के पूर्वज हैं एस अरुंडिनेसियम। देखिए, एक नंबर में पूछता है और लगभग सभी क्रॉप का पूछ देता है, बोल देगा कि हमने इसके पीछे मेज पढ़ा था, तो मेज में मैंने आप लोग बताया था टियोसिनेट। इसमें आप लोग देखेंगे अरुंडिनेसियम है इसके पूर्वज। तो लगभग सभी क्रॉप में पूछता है, पूछ देगा कि ज्वार के पूर्वज कौन है, प्रोजिनेटर ऑफ सॉरगम। तो यस एरुंडिनेसियम, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है प्रजनन का क्या उद्देश्य है, आप किस उद्देश्य से इसका प्रजनन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट मैं पहले आप लोग बता दूंगा जो सभी में सेम होगा। इसमें पहला पॉइंट रहेगा हाई यील्डिंग, ठीक है, जिसमें ग्रेन की भी बारे में भी लिख सकते हैं, फोर्ज के बारे में भी लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट अर्ली मेच्योरिटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। तो यह जो मैंने पॉइंट बताया कुछ, यह लगभग सभी क्रॉप में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। तो पहला देखिए, मैंने बताया हाई यील्डिंग। हाई यील्डिंग में हम लोग यहाँ 2 पॉइंट देखेंगे, क्योंकि हमारा यह जो फसल है ज्वार वाला, ये देखिए एक अनाज वाला फसल भी है और एक चारा वाला फसल भी है, ठीक है। पहले इससे चारा प्राप्त होता है, फिर कुछ दिन तक इसे छोड़ दिया जाता है तो अनाज भी प्राप्त होता है। तो इसलिए मैंने बताया था पहले कि ज्वार जो है यह घास के परिवार का एक अनाज वाला पौधा है। तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो हाई ग्रेन यील्ड, उच्च अनाज का उपज हो, इसके लिए हम लोग को प्रेजेंट कर सकता है। अगला हाई फोर्ज यील्ड, अधिक चारे का उपज हो, ठीक है, हाई फोर्ज यील्ड, ठीक है, तो उच्च चारा उपज प्राप्त करने के लिए। अगला है अर्ली मैच्योरिटी, जल्दी परिपक्व होने के लिए। अगला है ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस मतलब कहने की है कि रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए, यानी कि हम प्रजनन के द्वारा ऐसी वैरायटी लाएंगे जो
रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू डिजीज लगता है, रस्ट, लीफ ब्लाइट आदि डिजीज लगते हैं। ठीक है, इसमें sorghum में। ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम लोग प्रजनन के द्वारा ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाला हो। ठीक है, जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो, जिसमें सूट फ्लाई, स्टेम बोरर, गैल माइट आदि इंसेक्ट लगते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा कि हाई ग्रेन यील्ड, ठीक है, अधिक अनाज का उपज हो, हाई फूड यील्ड, अधिक चारे का उपज हो, अर्ली मैच्योरिटी, जल्दी परिपक्व हो, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब कहने का है कि रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो। आगे देखेंगे ब्रीडिंग फॉर अबायोटिक स्ट्रेस। ब्रीडिंग फॉर अबायोटिक स्ट्रेस मतलब दिया है कि जो अबायोटिक स्ट्रेस है उनके प्रति, जैसे सलाइनिटी एंड ड्राट। ठीक, सलाइनिटी मतलब यह कि अम्लीयता और क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी है। ऐसा नहीं कि कोई मिट्टी अम्लीय और क्षारीय है तो वहां पर उसकी खेती नहीं की जा सकती। हम लोग ऐसी वैरायटी लाएंगे जो अम्लीय और क्षारीय दोनों मिट्टी में हो जाए। अगला पॉइंट है ड्राट। तो ड्राट का मतलब सूखा, सूखा सहन करने वाली वैरायटी तैयार करेंगे। सूखा सहन करने वाली वैरायटी को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, किसके द्वारा, ब्रीडिंग के द्वारा। अगला है लो एचसीएन कंटेंट, मतलब कम एचसीएन प्रतिरोध के साथ हम लोग ड्राट, सलाइनिटी, एग्लिटी के लिए अपनी वैरायटी निकालेंगे। अगला पॉइंट है ब्रेड बनाने, बिस्किट बनाने के लिए लाल अनाज, लाइसिन और प्रोटीन सामग्री जैसे गुणवत्तायुक्त लक्षणों को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रजनन करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिखा है, क्योंकि यह जो देखिए पॉइंट नहीं, इसको आप लोग इंग्लिश में याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, क्या याद करना है, सीधे याद करना है हाई यील्डिंग। ठीक है, हाई यील्डिंग के बाद आप लोग को सीधे याद करना है अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योरिटी के बाद क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा अबायोटिक स्ट्रेस, जिसमें ड्राट है, सूखा होता है, ड्राट का मतलब सैलिनिटी, एल्किलिटी। ठीक है, तो यह जो चीज़ है ये सही में पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में। तो ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी कैरेक्टर्स लाइक ब्रेड मेकिंग, रेड ग्रेन फॉर बिस्किट मेकिंग, प्रोटीन एंड लाइसिन कंटेंट। ठीक है, तो यह था इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। एक दो पॉइंट और बता देता हूं मैं, ये जान लीजिए, इतना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, देखिए बार बार मैं एक शब्द को बार बार बोलने का मतलब ये होता है कि आप लोग को अच्छे समझ में आए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ और पढ़ाते चला जाऊँ, आप लोग समझ में नहीं आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये कई चीज़ को। चलिए देखते हैं इसका ब्रीडिंग प्रोसीजर। देखिए इसका जो ब्रीडिंग प्रोसीजर है इसको देखिए कई नाम से जाना जाता है। इसको ब्रीडिंग प्रोसीजर बोला जाता है, ब्रीडिंग मेथड बोला जाता है, ब्रीडिंग अप्रोचेस बोला जाता है। ठीक है, ये तीन नामों से इसे जाना जाता है। तो ब्रीडिंग प्रोसीजर कहीं पर दे दिया तो भी आप लोग ब्रीडिंग मेथड को लिखेंगे, ब्रीडिंग मेथड दे दिया तो भी, और ब्रीडिंग अप्रोचेस दे दिया तो भी आप लोग एक ही चीज को लिखना है। चलिए सबसे पहले देखेंगे ब्रीडिंग मेथड में सिलेक्शन। देखिए सब कुछ के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। सिलेक्शन का मतलब वही होता है कि कई सारी वैरायटियां रहेंगी, उनमें से जो हमें उत्कृष्ट लक्षण वाला लगेगा उनमें से हम एक वैरायटी को चूज करेंगे, उसका क्रॉस करा के एक नई वैरायटी तैयार करेंगे। तो इसमें पहला मेथड सिलेक्शन का, तो पुरानी किस्मों जैसे CO1, CO2, CO4 का चयन स्थानीय भूमि प्रजातियों के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्शन। अगला है इंट्रोडक्शन। देखिए मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बता दिया था पूरे अच्छे से डिटेल में। अब आप लोगों को सिर्फ इसमें वैरायटी, जैसे मान लीजिए आप इंट्रोडक्शन दिया है तो मैं इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट वैरायटी लिख दूंगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन में सीधे वैरायटी दूंगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या मैंने आप लोगों को पहले और दूसरे लेक्चर में बता दिया है। तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, पहले समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसी वैरायटी जो उस स्थान पर लगाना जहां पर पहले कभी नहीं लगाई गई हो, तो उसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन या प्लांट इंट्रोडक्शन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाई गई मिलो एंड काफिर, मिलो एंड काफिर देखिए एक वैरायटी है अमेरिका की जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाई गई है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाई गई वैरायटी मिलो और काफिर ज्वार की किस्मों का उपयोग स्थानीय लंबी अवधि की फोटो सेंसिटिव वैरायटी को कम अवधि और नॉन फोटो सेंसिटिव लाइन में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण किया गया है। ठीक है, मिलो और काफिर जो वैरायटी है इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से ज्वार की किस्मों का उपयोग स्थानीय लंबी अवधि के फोटो सेंसिटिव वैरायटी को कम अवधि का करने के लिए, ठीक है, अर्ली मेच्योरिटी के लिए लाया गया है और नॉन फोटो सेंसिटिव लाइन में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण कार्यक्रम किया जाता है। तो यह है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दो वैरायटी मिलो एंड काफिर। अगला देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें इंटर हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है दो प्रकार का होता है।
एक होता है डिस्टेंस, एक होता है इंटर। तो इसमें इंटर होता है, कभी कभी इनसे इंट्रा स्पेसिफिक देता है। तो एक ही जीनस की दो प्रजातियों का संकरण क्या कहलाता है? इंटर हाइब्रिडाइजेशन। यह जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें यह खेती की गई प्रजातियों के लाभ के लिए जंगली असुधारित प्रजातियों से उपयोगी जीन के दोहन के लिए अनुमति देता है। ठीक है, मतलब जो जंगल की प्रजातियां हैं उनसे उपयोगी जीन को ले लेना, ठीक है, उसकी अनुमति देता है। कौन? डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, नहीं इंटर हाइब्रिडाइजेशन। आगे देखेंगे हेटेरोसिस ब्रीडिंग। तो हेटेरोसिस ब्रीडिंग में CMS लाइन का उपयोग किया जाता है। अब CMS का पूरा नाम होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी लाइनों का यूज किया जाता है किसमें? हेटेरोसिस ब्रीडिंग में। क्योंकि हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है? हेटेरोसिस ब्रीडिंग में इसे संकरजीव बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि F1 का अपने पेरेंट से, अपने माता पिता से, अपने जनक से कुछ कुछ किसी भी लक्षण में उत्कृष्ट होना। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक गेहूं की वैरायटी है, ठीक है, मान लीजिए पेरेंट है कि 1 क्विंटल में, सर 1 बीघे में 10 क्विंटल मान लीजिए गेहूं दे रहा है, 1 बीघे में 10 क्विंटल गेहूं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने का जो F1 प्राप्त होगा वह F1 जो है एक ही बीघे खेत में 11 क्विंटल देगा, 11 क्विंटल उपज देगा। तो उसी को बोला जाएगा हेटेरोसिस ब्रीडिंग। हेटेरोसिस ब्रीडिंग मतलब किसी भी एक लक्षण में उत्कृष्ट हो सकता है, ये नहीं कि किसी एक लक्षण में उत्कृष्ट हो, ठीक है, तो किसी भी एक लक्षण में उत्कृष्ट हो सकता है। तो यह होता है हेटेरोसिस ब्रीडिंग। तो हेटेरोसिस ब्रीडिंग में CMS लाइन का यूज किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेरिलिटी लाइन का यूज किया जाता है, जिससे CSH5 2077A का क्रॉस CS3541 से कराया गया है। तो ये वैरायटी तैयार हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब होता है उत्परिवर्तन प्रजनन। अब उत्परिवर्तन प्रजनन क्या होता है? मैंने आप लोगों को पीछे बताया हुआ है उत्परिवर्तन प्रजनन के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, किसी भी जाति के जीनोटाइप में अचानक हुआ वह परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो, फिर उसे फसल सुधार में यूज किया जाता है, तो उसे म्यूटेशन बोला जाता है, ठीक है। किसी भी जाति के जीनोटाइप में अचानक हुआ परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो, उसी को बोला जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो देखिए यह एक वैरायटी CSV5 148 से एक्सरे में उत्परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसका जो जीनोटाइप है यह क्या हो गया? एक्सरे में परिवर्तित हो गया। तो यही हो गया क्या? म्यूटेशन ब्रीडिंग। मैंने आप लोगों को भी म्यूटेशन ब्रीडिंग की परिभाषा बताया है कि किसी भी जाति के जीनोटाइप में अचानक हुआ परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाए, उसी को बुलाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो यहाँ पर CSV5 जो है CSV5 148 से म्यूटेशन के द्वारा एक्सरे में उत्परिवर्तित हो गया। उसके बाद अगला वैरायटी CO19 से CO2 में प्राकृतिक रूप से उत्परिवर्तन हो गया, ठीक है। प्राकृतिक रूप से उत्परिवर्तन हो गया CO19 से CO2 में, ठीक है। तो यह हो गया ब्रीडिंग मेथड। अब आगे देखेंगे इम्प्रूव्ड वैरायटी। कुछ वैरायटी के बारे में देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। तो कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी के बारे में देख लेते हैं, जिसमें पहला है CSH1, CSH1, CSH2 और 3, CSH1, 2 और 3। यह जो वैरायटी है यह खरीफ क्रॉप के लिए, ठीक है, यह खरीफ क्रॉप के लिए है। और CSH7, 12 और 13, 7, 12 और 13। CSH1 से लेकर 3 तक खरीफ के लिए, CSH7, 12 और 13 रबी के लिए हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी थी जो कि मैंने आप लोग बता दिया। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।